Hello friends, today we are going to start with metabolism of carbohydrates. Okay. So carbohydrates जो होते हैं वो क्या होते हैं? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं लिविंग सेल्स के लिए. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स पहले सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स हैं जो सिंथेसाइज किए थे किसने? ग्रीन प्लांट्स ने ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और कैसे किए थे? जब लाइट की एब्जॉर्प्शन हुई तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ. ठीक है. तब कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट टाइम सिंथेसाइज हुए थे. तो लाइट क्या है? लाइट एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का. ठीक है. फॉर ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. जो मोनोसेक्राइड है, ठीक है, ग्लूकोज जिसमें एक सिंगल कार्बन होता है, ठीक है, तो वो सेंट्रल मॉलिक्यूल है इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. ओके. सो ग्लूकोज इज द सेंट्रल मॉलिक्यूल इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. ठीक है. तो जितने भी आपके मेजर पाथवेज हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के, वो कनेक्टेड हैं किससे? फिगर 13.1 ग्लूकोज से. ठीक है. तो ग्लूकोज की हेल्प से ही आपके क्या क्या होते हैं? तो ग्लूकोज की हेल्प से आपके क्या क्या होता है? एक तो ऑक्सीडेटिव पाथवेज होते हैं और एक सिंथेटिक पाथवेज होते हैं. ठीक है. ऑक्सीडेटिव में आपके ग्लाइकोलिसिस आता है. ठीक है. हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट आता है, एचएमपी शंट जिसे बोलते हैं, और यूरोनिक एसिड पाथवे आता है. ठीक है. और जो सिंथेटिक होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं जैसे कि गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज, और इसमें ग्लाइकोजेनेसिस आता है. ओके. और उसमें ग्लाइकोलिसिस आता है. ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन. ओके. और यहाँ पे लाइपोजेनेसिस आता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आते हैं. ओके. तो मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज जो है सेंट्रल मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए. ठीक है. ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो सिंथेसाइज होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से और stored as glycogen to release glucose as and when needed arises. as and when need arises. ठीक है. तो ग्लूकोज को हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं. ठीक है. और वो सिंथेसाइज किससे होती है? नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से. और एज ए ग्लाइकोजन वो स्टोर होती है. और कब रिलीज़ होती है? ग्लूकोज की फॉर्म में रिलीज़ होती है जब भी उसकी ज़रूरत हमें होती है. ठीक है. तो जो अदर मोनोसेक्राइड्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, वो हैं फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज. सो FGM आप इसको ऐसे याद कर लेना. ठीक है. फ्रक्टोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज. जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है, अब एक आपके वाइवा में आपसे ये पूछा जाएगा कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल क्या होता है. ठीक है. फास्टिंग में क्या होता है. ओके. तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो कितना होता है नॉर्मल इंडिविजुअल में? 70 to 100 mg/dl. ओके. एंड इट इज़ वेरी एफिशिएंटली मेंटेन एट दिस लेवल फॉर. ठीक है. और लीवर जो है वो जस्ट लीवर जो है वो की रोल प्ले करता है आपके ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करने में. ठीक है ना. तो लीवर में बी अप्रोप्रिएटली कंसिडर्ड एज ग्लूकोसेट मॉनिटर. लीवर को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? ग्लूकोस्टैट मॉनिटर. ठीक है. तो क्यों? क्योंकि वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, मॉनिटर करता है. ओके. तो जो आपके मेजर पाथवेज हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के, वो क्या क्या हैं? ग्लाइकोलिसिस. ठीक है. किसने दिया था? एम्बेडेड मायरहोफ पाथवे भी इसको बोलते हैं. ओके. तो इसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होता है टू पायरुवेट एंड लैक्टेट. और फिर है आपका सिट्रिक एसिड साइकिल जिसे हम क्रैब साइकिल, TCA साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. तो हम सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था कि ऑक्सीडेशन हो रही थी एसिटाइल कोए की. ठीक है. टू CO2. ठीक है. क्रैब साइकिल एक फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड अमीनो एसिड थ्रू एसिटाइल CoA. सो इसमें जो सबसे मेन है वो क्या है? एसिटाइल कोए. ठीक है. तो एसिटाइल कोई से क्या होगा? आपका फाइनल ऑक्सीडेटिव पाथवे जो है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, फैट्स के लिए, अमीनो एसिड्स के लिए, आपकी बॉडी में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं फूड से जो जाते हैं, ठीक है, फैट की फॉर्म में, अमीनो एसिड की फॉर्म में, कार्ब्स की फॉर्म में. ठीक है. तो उनको उनकी ऑक्सीडेशन कैसे होगी?
एसिटाइल CoA के थ्रू होगी। इसे ही क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। इसमें ऑक्सीडेशन होती है एसिटाइल CoA की टू CO2। ठीक है। अब आपके 3 मोस्ट कंफ्यूजिंग टर्म्स आते हैं जिसमें हमेशा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वो है एक आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, एंड आपका है ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलिसिस। अब 3 चीज़ें हैं आपकी, ठीक है, जी से ही हैं तीनों। तो एक में लिसिस आ रहा है, ठीक है, तो इसमें तो आप लिसिस से तो समझ ही जाएंगे, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, तो यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। ठीक है, ये तो हमारा ऑप्शन गया कट। अब हमारा है ग्लाइकोजेनेसिस, जिसमें हम जेनेसिस, ठीक है, सिंथेसिस, ठीक है, तो सेम फॉर्मेशन हो रही है यानी किसी चीज़ की, यानी ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होना ग्लूकोज से। ठीक है, ये भी हमारा कट गया। फिर है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। यहाँ पे ग्लूकोज बनता है नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से, जैसे कि अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल। ओरो में क्या बन रहा है, ओरो में क्या टूट रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस में ग्लाइकोजन बन रहा है, ग्लाइकोजिनोलिसिस में ग्लाइकोजन टूट रहा है। लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लू आ गया ना आगे, यानी ग्लूकोज बन रहा है किससे, कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से। ठीक है, ओके। अब है आपका HMP शंट। ठीक है, तो HMP शंट में क्या होता है, HMP शंट में पेंटोस फोस्फेट पाथवे है इसमें। ठीक है, तो यानी 5 फोस्फेट पाथवे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसे डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे भी बोलते हैं, DOP। ओके, तो ये बेसिकली ये HMP शंट के नाम से ही जाना जाता है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट, यानी और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये एक ऑल्टरनेटिव है ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है, एंड आपके TCA साइकिल का फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, फिर आपका यूरोनिक एसिड पाथवे, जिसमें ग्लूकोज को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ग्लूकोरोनिक एसिड में, पेंटोसिस में, और कुछ एनिमल्स में जो एस्कॉर्बिक एसिड है आपका वो मैन में नहीं होता। दिस पाथवे इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव ऑक्सीडेटिव पाथवे फॉर ग्लूकोज। ठीक है, तो यूरोनिक एसिड पाथवे में क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूको यूरोनिक एसिड में या पेंटोसिस में, और कुछ एनिमल्स में एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो ह्यूमंस में नहीं होता। फिर है आपका गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म। गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म में क्या है, इसमें जो पाथवेज हैं उसमें क्या होता है, कन्वर्जन होता है गैलेक्टोज का, ठीक है, एंड सिंथेसिस ऑफ लैक्टोज। जस्ट सेकेंड, इसमें क्या होता है गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, इसमें आपका जो कन्वर्जन है गैलेक्टोज का वो ग्लूकोज में होता है। ठीक है, और इसमें सिंथेसिस होती है लैक्टोज की। ठीक है, गैलेक्टोज टू ग्लूकोज एंड सिंथेसिस ऑफ लैक्टोज। ठीक है, आप इसको GGGL के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं। यूरोनिक में क्या बन रहा था हमारा, ग्लूको यूरोनिक एसिड से ग्लूको यूरोनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था ग्लूकोज, है ना, और उसमें HMP शंट में क्या हो रहा था, ये ऑल्टरनेटिव पाथवे है किसका, TCA साइकिल का और आपका ग्लाइकोजेनेसिस का। ठीक है, और हमने कवर किया कि ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस में क्या डिफरेंस है। लिसिस में जो थर्ड वाला है, हम ग्लाइकोजेनोलिसिस की बात कर रहे हैं जिसमें ग्लाइकोजन टूट रहा है ग्लूकोज में। ग्लाइकोजेनेसिस में यानी सिंथेसिस, लास्ट में जेनेसिस आपको साउंड हो रहा है तो उसमें ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन का बन रहा है ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज। और ग्लूकोनियोजेनेसिस में ग्लूकोज बन रहा है किससे, नॉन कार्बोहाइड्रेट से। ओके, अब हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म। गैलेक्टोज में तो हमने देख लिया कि कन्वर्जन हो रहा है गैलेक्टोज का ग्लूकोज में और लैक्टोज की सिंथेसिस हो रही है, GGL के नाम से हमने इसको पढ़ा था। ठीक है, अब फ्रक्टोज मेटाबॉलिज्म में क्या है कि इसमें फ्रक्टोज की ऑक्सीडेशन होगी पायरुवेट में, और जो रिलेशन है फ्रक्टोज और ग्लूकोज के बीच में उनका उसके मेटाबॉलिज्म से रिलेशन मेंटेन होगा। ओके, तो अमीनो शुगर एंड म्यूकोपॉलीसेक्राइड मेटाबॉलिज्म, इसमें क्या है कि अमीनो शुगर्स की सिंथेसिस होगी दूसरी शुगर्स की फॉर्मेशन होगी किसकी, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स की एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स की।
तो इसमें क्या है कि अमीनो एसिड की सिंथेसिस होगी, सॉरी, अमीनो शुगर्स की सिंथेसिस होना और दूसरी शुगर्स की, ताकि वो क्या बना सके, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स, ठीक है, 1 कार्बन वाला शुगर, ठीक है, और ग्लाइकोप्रोटीन्स बना सकें, ठीक है। उसके बाद है एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स। इसमें क्या है, ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज़ वेरी लो इन द सेल्स कंपेयर टू प्लाज्मा, ठीक है। ह्यूमन में कितना होता है, लेस देन 100 mg/dl, ठीक है। हाउ जो ग्लूकोज है वो एंटर नहीं करती सेल्स में बाय सिंपल डिफ्यूजन। 2 स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होते हैं इसके लिए, सेल में एंटर करने के लिए। तो हमने क्या पढ़ा, जो सेल्स हैं उनमें लो होती है ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा। तो इसमें टू ट्रांसपोर्ट के मेथड्स हैं, जिसमें फर्स्ट है कि आपका इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ग्लूकोज, और दूसरा है इंसुलिन डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या है, दिस इज़ अ कैरियर मीडिएटेड अपटेक ऑफ ग्लूकोज विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द हार्मोन इंसुलिन। तो इंडिपेंडेंट से आपको क्या समझ आ रहा है कि इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं है, ये कैरियर मीडिएटेड अपटेक है ग्लूकोज का, यानी ग्लूकोज को जो लेके जाएगा वो एक कैरियर होगा और इसमें इंसुलिन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। दिस इज ऑपरेटिव इन हिपेटोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स एंड ब्रेन, यानी कि आपके हिपेटोसाइट्स लिवर सेल्स, ठीक है, इरेथ्रोसाइट्स आरबीसीज एंड ब्रेन, उसमें ये वाला जो सिस्टम है वो ऑपरेट होगा, ठीक है। और जिसमें इंसुलिन पे डिपेंडेंट है उसमें क्या होगा कि वो मसल्स और एडिपोज टिश्यूज़ में होगा आपके, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें इंसुलिन की हेल्प से आपका जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होगा। अब ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स कौन कौन से होते हैं, रिसेंट ईयर में 6 ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स हमने देखे हैं, GLUT1 to GLUT5 एंड GLUT7, नॉट GLUT6, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन में होते हैं। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि ग्लूकोज की जो कंसनट्रेशन है वो सेल में लो होती है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा, ठीक है। तो GLUT1 to GLUT5 and GLUT7 in cell membranes have been identified. They exhibit tissue specificity, ठीक है। फॉर इंस्टेंस GLUT1 जो है वो अबंडेंट है इरेथ्रोसाइट्स में, और GLUT4 जो है स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यूज़ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो GLUT1 आपका ट्रांसपोर्टर है वो कहाँ पे अबंडेंट है, इरेथ्रोसाइट में, यानी आरबीसी में। तो वो कौन सा ट्रांसपोर्टर हुआ फिर, वो इंसुलिन इंडिपेंडेंट वाला हुआ। और GLUT4 जो है वो अबंडेंट है स्केलेटल मसल और एडिपोज में, यानी वो कौन सा हुआ, जो डिपेंडेंट है इंसुलिन पे, ठीक है। इंसुलिन इंक्रीज करता है नंबर एंड प्रोमोट्स द एक्टिविटी ऑफ GLUT4 इन स्केलेटल मसल। तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, तो ये इंसुलिन क्या करता है, इंक्रीज करता है नंबर एंड प्रमोट करता है GLUT4 की एक्टिविटी को स्केलेटल मसल में और एडिपोज टिश्यू में। और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस जो होती है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस इज ऑब्जर्व्ड इन दीज टिश्यूज़, यानी जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है तो उसमें क्या करता है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस शो होती है, ठीक है, इन टिश्यूज़ में। वैसे तो वो इंक्रीज़ कर रहा है नंबर, वो प्रमोट कर रहा है एक्टिविटी को GLUT4 की, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि रेजिस्टेंस शो कर रहा है। दिस इज़ ड्यू टू द रिडक्शन इन क्वांटिटी ऑफ GLUT4 इन इंसुलिन डेफिशिएंसी। तो यानी वहाँ पे जब डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है तो GLUT4 को इंसुलिन सपोर्ट नहीं कर रहा, तो GLUT4 की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, ग्लाइकोस यानी स्वीट और शुगर, लिसिस मीन्स डिसोल्यूशन। तो एक यूनिवर्सल पाथवे है हर लिविंग सेल में, ठीक है। और जो कंप्लीट पाथवे है ग्लाइकोलिसिस का वो 1940 में आया था, एमेडन मेयरहोफ पाथवे भी इसको बोलते हैं, EM पाथवे, ठीक है, इन ऑनर ऑफ 2 बायोकेमिस्ट हु मेड मेजर कंट्रीब्यूशन टू द नॉलेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। सो ये तो आपको है बेसिक। अब हम आगे पढ़ते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में है कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, या आपके XYZ रिएक्शन हो रहे हैं कन्वर्टिंग ग्लूकोज, ठीक है, या ग्लाइकोजन टू पायरुवेट और लैक्टेट विद द प्रोडक्शन ऑफ ATP, यानी आपके ग्लूकोज से या फिर आपके किससे ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन पायरुवेट, ठीक है, या लैक्टेट इनमें कन्वर्ट हो रहा है,
ठीक है, और साथ में क्या बन रहा है, एटीपी, एनर्जी। ओके, सो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे। अगर आपको डेफिनेशन पूछ ली जाए एग्जाम में तो आपको ये याद रहे, शॉर्ट फॉर्म याद रह जाती है, डेफिनेशन याद नहीं रहती है बड़ी बड़ी। तो आप उसको PL/2 कर लो, ठीक है। तो पायरुवेट, लैक्टेट एंड 2 ATP, इससे आपको याद आ जाएगा एग्जाम में। ओके, सो सेलेंट फीचर्स हम पढ़ते हैं अब। तो इसमें क्या है, ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, सारी सेल्स में, ठीक है। एंजाइम्स जो है इस पाथवे में प्रेजेंट होते हैं, साइटोसोमल फ्रैक्शन ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसके लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं इस पाथवे के लिए, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, साइटोसोमल फ्रैक्शन में, साइटोसोमल फ्रैक्शन में, साइटोसोमल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एंड और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो एब्सेंस में भी और प्रेजेंस में भी, और इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, लैक्टेट है, ठीक है, अंडर द एनारोबिक कंडीशन। ओके, लैक्टेट इन एनारोबिक कंडीशन और एरोबिक कंडीशन में पायरुवेट, ठीक है, विच इज़ देन ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2O। सो हमने क्या फॉर्मूला बनाया था अपना ग्लूकोज का, G=P/L/2। अब हम एक और फॉर्मूला इसमें ऐड कर लेते हैं, इसके साथ ऊपर में A ले लेते हैं, ठीक है, और इसके साथ AE ले लेते हैं ताकि हमें याद रहे, ठीक है। और दूसरा उसने क्या कहा, पायरुवेट जब बनता है एरोबिक होगा, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या देगा वो, CO2 + H2O। तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना, नोट्स में, ठीक है, ताकि आपको जब इसके सेलेंट फीचर्स लिखने हों एग्ज़ाम में तो आप इस छोटे से फॉर्मूले से पूरा पैराग्राफ आपको याद आ जाएगा, यानी G/P/L/2, इसमें AE, ठीक है, इसमें सिंगल A या फिर AN लिख सकते हैं, एनारोबिक, AE से एरोबिक, एरोबिक से हमें याद आया CO2 + H2O, ठीक है। एक स्टेप आपको याद हो गया छोटे से फॉर्मूला से। ओके, फिर है आपका ग्लाइकोलिसिस इज मेजर पाथवे फॉर ATP सिंथेसिस इन टिश्यू लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जैसे कि आपके इराइथ्रोसाइट्स, कॉर्निया एंड लेंस। तो हमने ये भी देखा था कि 2 ATP बन रहे थे हमारे, यानी एनर्जी बन रही थी। तो ग्लाइकोलिसिस ही वो मेजर पाथवे है, ठीक है, जिससे आपका ATP बनेगा। आप इनको जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ कॉपी में ऐसे ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लिख लो ताकि आपको एग्जाम में अच्छे से याद आएंगे, ठीक है। तो कौन सी कहाँ पे हो रही है एटीपी की सिंथेसिस, उन टिश्यूज़ में जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, एम के नीचे ए भी लगा लो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे ECL याद रहेगा, इराइथ्रोसाइट्स, कॉर्निया एंड लेंस, ठीक है, इराइथ्रोसाइट्स, कॉर्निया, लेंस, इराइथ्रोसाइट्स, कॉर्निया, लेंस, ठीक है। जितना रिपीट होगा ना उतना आपको ज़्यादा दिमाग में बैठेंगी चीज़ें। ओके, सो ग्लाइकोलिसिस इज़ अ मेजर पाथवे, ठीक है, फॉर ATP सिंथेसिस इन टिश्यूज लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पे इराइथ्रोसाइट्स, कॉर्निया एंड लेंस, ठीक है। फिर है आपका ग्लाइकोलिसिस बहुत असेंशियल है ब्रेन के लिए, विच इज़ डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज फॉर एनर्जी, एंड ग्लूकोज इन ब्रेन हैज़ टू अंडरगो ग्लाइकोलिसिस बिफोर इट इज़ ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2O, ठीक है। तो हम इस स्टेप को कैसे रखेंगे, ग्लाइकोलिसिस ब्रेन, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन किस पे, ग्लूकोज पे, 4 raised to the power E यानी एनर्जी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ग्लूकोज ब्रेन में ग्लूकोज को क्या होना पड़ेगा, ग्लाइकोलिसिस होना पड़ेगा, ताकि वो ऑक्सीडाइज करके क्या दे, CO2 and H2O. Write down these steps in your notebook so that you don't need to have means you don't have to go for book in the last minutes of your exam. Okay, so जब आप ये छोटे छोटे स्टेप्स आप एक पेज पे नोट कर लोगे तो आपको बड़ी मोटी बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लास्ट मिनट में स्टेप्स देखने के लिए, ठीक है, और आपको इजीली याद भी आ जाएगा। तो क्या था, ग्लाइकोलिसिस वेरी एसेंशियल फॉर ब्रेन, BR लिख लो आप इसको, क्यों, क्योंकि वो डिपेंडेंट है ग्लूकोज पे फॉर एनर्जी, ठीक है। सो क्या होगा, एनर्जी के लिए डिपेंडेंट है, फिर ग्लूकोज को ग्लाइकोलिसिस की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस से उसको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो, ठीक है।
फिर है आपका जो ग्लाइकोलिसिस है वो एनारोबिक होगा, तो उसकी जो समराइजेशन है वो क्या रहेगी कि एनारोबिक है यानी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या बनाता है नेट प्रोडक्ट हमने देखा था लैक्टेट बनाएगा। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस 2 ADP प्लस 2 फॉस्फेट, ठीक है, 2 लैक्टेट प्लस 2 ATP, याद रखेंगे इसको, ग्लूकोज प्लस 2 ADP प्लस PI, 2 लैक्टेट एंड 2 ATP। ठीक है, हमेशा ये याद रखना एनारोबिक के लिए। और एरोबिक के लिए हमारा जो नेट प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट बनेगा तो किसकी प्रेजेंस में बनेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनेगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनेगा तो क्या देगा वो, CO2 प्लस H2O देगा। ओके, फिर है ग्लाइकोलिसिस जो है वो सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे है विद मैनी ऑफ इट्स इंटरमीडिएट्स प्रोवाइडिंग ब्रांच पॉइंट टू अदर पाथवेज। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, ग्लाइकोलिसिस मेटाबॉलिक पाथवे है विद मैनी ऑफ इट्स इंटरमीडिएट्स। ठीक है, इंटरमीडिएट्स आएंगे बीच में, ठीक है, वो ब्रांच देंगे इसको। ठीक है, तो क्या होगा, टू अदर पाथवेज। ठीक है ना, तो इससे यहाँ पे कोई रिएक्शन चल रहा है, फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट्स आके इसको ब्रांच कर देंगे और ये दूसरे दूसरे रिएक्शंस इससे फर्दर होते रहेंगे। ठीक है, जो इंटरमीडिएट्स हैं ग्लाइकोलिसिस के वो यूजफुल हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स एंड फैट्स। तो आपके इंटरमीडिएट्स जो हैं वो क्या हेल्प करेंगे, वो यूज़फुल हैं जिससे बनेगा अमीनो एसिड्स आपका, ठीक है, और फैट। ठीक है, याद रखना इसको। तो ग्लाइकोलिसिस CMP, ग्लाइकोलिसिस इज इक्वल टू CMP। ठीक है, सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे जिसमें इंटरमीडिएट्स का रोल है, बीच में किसका, इंटरमीडिएट्स का। वो इंटरमीडिएट्स क्या कर देंगे, इसको ब्रांच प्रोवाइड कर देंगे दूसरी रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो इंटरमीडिएट्स किस लिए यूज़फुल हैं, वो हेल्प करेंगे अमीनो एसिड बनाने में, कोई अमीनो एसिड बनाएगा, कोई फैट बनाएगा। ठीक है, फिर है आपका रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस अलोंग विद अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स एट द इरिवर्सिबल स्टेप विल रिजल्ट इन सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। अभी हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। ठीक है, तो अगर इसका रिवर्सल कर दें हम, ठीक है, विद द ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स एट द इरिवर्सिबल स्टेप्स, ठीक है, उससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेसिस। हमने क्या पढ़ा था ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में, ठीक है, ग्लूकोज बनना किससे, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रोमोटर से। ठीक है, तो हमने अभी ऊपर देखा था, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो हमने क्या देखा था यहाँ पे, ग्लूकोनियोजेनेसिस सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स लाइक अमीनो एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है कि हमें जब अगर हम ग्लाइकोलिसिस का रिवर्सल कर दें इरिवर्सिबल स्टेप्स में, ठीक है, तो उससे ग्लूकोज बन जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है। फिर हम रिएक्शंस पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस के, जो सीक्वेंस है रिएक्शंस का ग्लाइकोलिसिस का, वो इस तरह से है कि 3 फेजेस में डिवाइडेड है वो। ठीक है, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज यानी प्राइमिंग स्टेज, स्प्लिटिंग फेज एंड एनर्जी जनरेशन फेज। तो आपको मैंने, जब आप एक डेफिनेशन याद कर लोगे तो आपको अच्छे से फेज क्लियर हो जाएंगे। देखो, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें एंड प्रोडक्ट क्या है और उसमें फर्स्ट चीज़ क्या है जिसका रिएक्शन है, और एंड प्रोडक्ट अगर आपको याद है तो इंटरमीडिएट्स आप गेस कर सकते हैं। तो इसमें 3 स्टेप्स हैं, आप किस तरह से लेंगे इनको, इस तरह से लेंगे। ठीक है, ई ESC। ठीक है, तो ESC में क्या करेंगे, एनर्जी के साथ में आप ऐसे कर सकते हैं, EI इन्वेस्टमेंट फेज या प्राइमिंग स्टेज, फिर स्प्लिटिंग फेज, ठीक है, फिर एनर्जी जनरेशन फेज। हमारी जो इसकी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, हमने क्या पढ़ा था कि अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन जिसमें जो एंड प्रोडक्ट होगा हमारा वो क्या होगा, पायरुवेट लैक्टेट। ठीक है, विद प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP। ठीक है, तो अब आप अगर कॉमन सेंस से आप सोचेंगे, ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना है तो मैं आपको बता रही हूँ EI
EI से आप गैस कर लेंगे इन्वेस्टमेंट फेज़, ठीक है। फिर स्प्लिटिंग फेज़, यानी कुछ स्प्लिट हो रहा है बीच में, कोई ब्रेक डाउन हो रहा है चीज़ का। फिर कुछ एनर्जी भी बन रही है, जैसे कि 2 ATP बन रहा था, ठीक है। कुछ एंड प्रोडक्ट भी बन रहा है, जैसे कि पायरुवेट और लैक्टेट बन रहा था, ठीक है। सो हमारे 3 फेजेस क्या हैं? हम ये बड़ी बड़ी लाइनें नहीं लिखेंगे, हम एग्ज़ाम के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स याद करेंगे ताकि हमें एग्ज़ाम में बड़े बड़े पॉइंट्स लिख सकें हम। तो हमारा क्या पॉइंट थे? EI इन्वेस्टमेंट फेज़, स्प्लिटिंग फेज़ एंड आपका एनर्जी जनरेशन फेज़, EG भी लिख सकते हैं आप इसको। अब हम इनको बड़े बड़े तौर पर पढ़ेंगे, लेकिन छोटी छोटी छोटा छोटा करके पढ़ेंगे ताकि आप इनको एग्ज़ाम में एलेबरेट कर सको, ठीक है। So let's start with our first phase, that is energy investment phase, EI phase। इसमें क्या होता है, आपका ग्लूकोज जो है उसको फोस्फोराइलेटेड कर दिया जाता है टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ठीक है, बाय बीच में हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। तो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि डिपेंडेंट है ATP पे और मैग्नीशियम पे, और जो एंजाइम हेक्सोकाइनेज है वो सारे टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। अब हम ये थ्योरी पढ़ेंगे, साथ साथ ये रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये कैटेलाइज करता है फोस्फोराइलेशन ऑफ वेरियस हेक्सोजेस, हेक्सोजेस मीन्स फ्रक्टोज, मेनोज, एंड हैज़ लो Km फॉर सबस्ट्रेट अबाउट 0.1 mm एंड इज़ इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट कर देंगे, आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन हो रही है ग्लूकोज की टू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। कौन कौन से दोस्त इसकी हेल्प करेंगे? हेक्सोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज, ATP से ADP बनेगा और मैग्नीशियम, ठीक है। ये एक साथ में लिख लेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। और जो एंजाइम हेक्सोकाइनेज है वो सारे टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है। इट कैटेलाइजेज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ वेरियस हेक्सोजेस, ठीक है। तो यानी फ्रक्टोज यानी और शुगर्स की भी हेल्प करता है किसमें? फॉस्फोराइलेशन में, ठीक है, कैटेलाइज करता है, और इज इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ठीक है। तो ये हेक्सोकाइनेज क्या करता है? कैटेलाइज करता है हेक्सोजिस को, ठीक है। और जो आपका ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है वो क्या करता है? वो इनहिबिट करता है इस चीज़ को, ठीक है। जो ग्लूकोकाइनेज है वो कहाँ पे प्रेजेंट है? लीवर, और कैटेलाइज करता है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ओनली ग्लूकोज, ओनली ग्लूकोज, ठीक है। ये जो अंडरलाइन कर रखे हैं ना मैंने येलो पोर्शन में, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ठीक है। तो हेक्सोकाइनेज तो सारे टिश्यूज़ में प्रेजेंट है, लेकिन जो ये ग्लूकोकाइनेज है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? सिर्फ लीवर में, ठीक है। और क्या करेगा ये? सिर्फ ग्लूकोज की फॉस्फोराइलेशन करेगा, ओके। तो इसकी जो Km वैल्यू है वो क्या है? वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हेक्सोकाइनेज, ओके। तो ये इसको इनहिबिट नहीं कर सकता ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ओके। सो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कैन नॉट इनहिबिट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कैन नॉट इनहिबिट आपका ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। क्यों? इसकी जो एफिनिटी है वो ज़्यादा है, हाई एफिनिटी, ठीक है। तो लेकिन जो काइनेज की एफिनिटी है, हेक्सो की काइनेज की एफिनिटी है वो क्या है? कम है, तो इसलिए उसको ग्लूकोज 6-फॉस्फेट क्या कर देता है? वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे आप ब्लॉक करते हैं कई लोगों को जिनको आप प्रेफर नहीं करते अपनी लाइफ में, लेकिन जिनको आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, दिस पर्सन मैटर्स फॉर मी, तो आप उसको ब्लॉक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी एफिनिटी जो है वो ज़्यादा है। इस बात से आप वो करके कंपेयर करके स्टेप्स याद रख सकते हैं, ठीक है। नथिंग पर्सनल, ओके। ड्यू टू हाई एफिनिटी, ठीक है, यानी लो Km, ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड बाय हेक्सोकाइनेज इवन एट लो कंसंट्रेशन। तो क्या है आपका? हाई एफिनिटी है, ठीक है, और लो Km वैल्यू है, तो ग्लूकोज को यूटिलाइज कर लेगा हेक्सोकाइनेज इवन एट लो कंसंट्रेशन, ठीक है। लेकिन जैसे कि ग्लूकोकाइनेज है तो उसमें क्या है? वो हायर लेवल जो होता है ग्लूकोज का उसी पे एक्ट करेगा। जैसे कि आफ्टर अ मील व्हेन ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज़ अबव 100 mg/dl, ठीक है। और हमने जो फास्टिंग वाली बोला था जिसमें ग्लूकोज का लेवल क्या था? वो 70 था, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कई बार, जो फास्टिंग पे आपका ग्लूकोज लेवल कितना होता है वैल्यू ब्लड में? 70 mg/dl, ठीक है।
फिर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो इम्परमिएबल है टू द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इट इज़ अ सेंट्रल मॉलिक्यूल विद वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिक फीड्स। अब आपका जो ग्लूकोज से आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। इसके अलग अलग किस्मत है इसकी, कहीं पे इसकी ग्लाइकोलिसिस होगी, कहीं पे इसकी ग्लाइकोजेनेसिस होगी, कहीं पे इसकी नियोजेनेसिस होगी, कहीं पे ये पीपीपी पाथवे करेगा, ठीक है। तो इसका फेट अलग है, जैसे कि आप सबका जो किस्मत है वो अलग 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 है, उसी तरह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की भी किस्मत जो है वो अलग 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 है, लेकिन वो मॉलिक्यूल क्या है, सेंट्रल मॉलिक्यूल है वो। यानी इंसान सभी हैं, वी ऑल आर ह्यूमंस, लेकिन हम सबका फेट जो है वो अलग है, ठीक है। तो उसी तरह इसमें भी है। और एक और बात याद रखना कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इम्परमेबल टू द सेल मेम्ब्रेन, ओके। फिर है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में आइसोमराइजेशन होती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि टू गिव फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, F6PP, सॉरी F6P इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फोस्फोहेक्सोस आइसोमरेज एंड Mg2+। तो फोस्फोहेक्सोस आइसोमरेज PHI की प्रेजेंस में आपका 5,6P बनेगा, ठीक है। ये जो PHI 5,6P इनको याद रखना और इनको कॉपी में नोट डाउन करते रहना, ठीक है। आपको इजी रहेगा स्टेप्स को याद करना। सो तो हम कहाँ थे, हाँ। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज phosphorylated to fructose 1,6 biphosphate by the phosphofructokinase and this is irreversible and a regulatory step in glycolysis। अब एक बात याद रखना, कौन सा स्टेप ग्लाइकोलिसिस में आपका रिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल है, दैट मैटर्स अ लॉट। कई बार वो पूछ लेते हैं, राइट द इरिवर्सिबल स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस, ओके, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम सीधा ये देखेंगे टेबल जो है ये सॉरी जो आपका ये रिएक्शंस हैं ये ज़्यादा इजी हैं एज़ कम्पेयर टू थ्योरी। तो पहले हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, फिर हम वहाँ से पढ़ेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट PHI की प्रेजेंस में, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना रहा था। ये इतना मैटर नहीं करता आपका, आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, बट दैट डजेंट मैटर अ लॉट, ठीक है, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर आपका फोस्फो फ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, 1,6 फॉस्फेट, सॉरी 1,6 बाईफॉस्फेट, ठीक है। सो हम दोबारा से इसको रिकैप करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। तो हमारा क्या था, ग्लूकोज था, फिर बीच में आ गया हमारे दो दोस्त हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज, ठीक है, और उसके साथ ATP और Mg2+, ठीक है। इन दोनों दोस्तों ने हेल्प की इसकी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में, क्या बनाने में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने में इन दोनों दोस्तों ने हेल्प की। इनका बायोडाटा भी हमने ले लिया था कि ये कितने पानी में है, इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी एफिनिटी कम है, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा था कि ये जो है इसको ब्लॉक नहीं कर पाता, क्योंकि इसको लगता है इसको इससे ज़्यादा प्यार है, इसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है, क्योंकि इसको इसकी औकात कम लगती है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, किसकी प्रेजेंस में, PHI की प्रेजेंस में, ठीक है, PHI, ठीक है। 6 फॉस्फेट याद रहेगा, ठीक है। फिर है ये आपका G बन गया, ये आपका F बन गया, और ये आपका GFF बन गया, ठीक है। तो याद रखना 6P और यहाँ पे 1,6 बाई P, ठीक है, यानी 1,6 बाई फॉस्फेट, बाई मतलब 2 फॉस्फेट आ गए यहाँ पे सिंगल फॉस्फेट है, यहाँ पे सिंगल फॉस्फेट है, ओके, याद रहेगा, G6P F6P F 1,6 बाई P, ठीक है। क्या है इसका नाम, हम अपने खुद के नाम रखेंगे ताकि हमको एग्ज़ाम में याद रहे, ठीक है, 1,6 बाई P, बट टीचर के सामने हम वही बोलेंगे जो बुक में लिखा है, वरना टीचर को लगेगा, ठीक है, कि बंदा पागल हो गया है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम 1,6 बाईफॉस्फेट का देखते हैं क्या है सीन। एल्डोलेज भाई साहब इनकी मदद करेंगे दो चीज़ें करने में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाने में और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है। और
एल्डोलेज जो दोस्त हैं इनके, इन भाई साहब के, वो इनको पहले G3P में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। तो फिर इसमें आपके एक और भाई साहब बीच में कूदेंगे जिनका नाम है फॉस्फोट्रायोस आइसोमरेज। वो इनकी हेल्प करेंगे डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाने में। अब इतने बड़े बड़े नाम आप याद कैसे रखेंगे, इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, डाई हाइड्रोक्सी डिप, ठीक है, डिप। और इसका नाम क्या है जी, G3P, ठीक है। और उधर हमारे दोस्तों का नाम क्या था, G6P, F6P और यहाँ पे F16 बिप, ठीक है। यहाँ पे बिप हो रहा है, यहाँ पे DHIP हो रहा है, ठीक है, DIHP हो रहा है। और इनके दोस्त कौन है, एल्डोलेज हैं। और इन भाई साहब के दोस्त कौन है, G3P के फोस्फोट्रायोस आइसोमरेज PTI। आप इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए ताकि आपको ये फर्दर याद रहें, क्योंकि बड़े बड़े नाम हैं आप भूल जाएंगे एग्जाम में। सो हमारे इन दोस्त का नाम है डिप और इनका नाम है बिप। बिप से भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे डिप बनेगा। इनके दोस्त कौन हैं, इनके दोस्त हैं एल्डोलेज। एल्डोलेज से बना हमारा G3P। G3P के दोस्त कौन थे, PTI। PTI ने इनको हेल्प किया बनने में डिप, ठीक है। सो बिप से ये डिप हो गया है, ओके। फिर है आपका जो G3P है वो चेंज हो रहा है किसमें, आपका 1, यहाँ पे सिस्टम थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे 6 की लाइन चल रही थी, 6 की लाइन चल रही थी इधर, यहाँ पे आपकी 3 की लाइन चलेगी, ये याद रखना आप, ठीक है। वहाँ पे पहले 6 था, फिर 6 था, फिर वहाँ 1 6 आ गया। अब यहाँ पे 1 6 से पहले 3 आया, अब 1 3 आया और फिर 3 2 ऐसे चलेगा। तो ये थोड़े नंबर्स का ध्यान रखना आप। यहाँ पे 6 6 है, यहाँ पे 1 6, ठीक है, 1 6 बिप यानी बाईफॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फिर वो 1 3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट बना रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इसके दोस्त एल्डोलेज थे, ठीक है। एल्डोलेज से इन्होंने G3P बनाया। फिर G3P ने किसकी प्रेजेंस में, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में क्या बना दिया, 1 3 बिप G, ठीक है। वहाँ पे डिप था, यहाँ पे बिप था, यहाँ पे डिप था, यहाँ पे अब बिप G लग गया है इनके साथ में, ठीक है। सो दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स, ओके, सो दैट यू कैन रिमेंबर थिंग्स, ओके। रिएक्शंस को याद करने में टाइम लगता है, सो जो नेमिंग है वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो आपको ये याद हो जाए, दैट इज़ द मेन फंडा ऑफ दिस लेक्चर, ओके। सो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है, G3PDG, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज, उसकी प्रेजेंस में क्या बना रहा है, 1 3 बिप G बन रहा है। क्या बन रहा है, 1 3 बिप G, 1 3 बिप G यानी 1 3 बाईफॉस्फेट ग्लिसरेट। अब ये भाई साहब इन काइनेज की प्रेजेंस में फॉस्फोग्लिसरेट PGK, ठीक है, ये इंटरमीडिएट्स याद रखना आप, ठीक है, सॉरी जो आप बीच में कैटेलाइज कर रहे हैं रिएक्शंस को, तो इनको याद रखेंगे हम G3D के नाम से, ग्लिसरल्डिहाइड 3PD, ठीक है, G3PD PGK। यहाँ पे आपके एल्डोलेज थे, यहाँ पे आपके HG थे, हेक्सोकाइनेज, यहाँ पे PI था, यहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज था, ठीक है। इसको रिवाइज करना आप 3 4 बार, तो आपको ये इजीली रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की हेल्प से क्या बना रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, 3 PG बनेगा। हमने ऊपर क्या बनाया था, 1 3 बिप G बना था, 1 3, जस्ट अ सेकेंड, 1 3 बिप G, ठीक है। उससे क्या बन रहा है, 3 PG, फिर उससे बन रहा है 2 PG और उससे बन रहा है आपका PP, ठीक है, जो पायरुवेट आपका एंड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। 1 3 बिप G, 3 PG, 2 PG एंड PP, वेरी इजी, ओके। तो जो मेन जो रिएक्शन है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे, फ्रक्टोज 1 6 बाईफॉस्फेट F16BP, ठीक है।
फिर यहाँ पे बिप से डिप, ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये 3 की लाइन चलेगी। यहाँ पे अब हमने पढ़ा था 1,3 बिप, 1,3 बिप, ठीक है, 3 पीजी, ठीक है, 2 पीजी, ठीक है, और पीपी, ठीक है, याद हो गया स्टेप, वेरी इजी, ठीक है। तो पी जी के की हेल्प से ये क्या बना रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना रहा है, ठीक है। तो हम दोबारा रिवाइज करते हैं। फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, इतना बड़ा नाम लेने के बजाय हम F16 बिप कर देते हैं और इसे डायरेक्ट डिप बना देते हैं, और डिप से आपको याद आ जाएगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। और ये एल्डोलेज आपका, ठीक है, एल्डोलेज की प्रेजेंस में G3P, अब आपकी 3 की लाइन चलेगी, तो G3P, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ डीहाइड्रोजिनेज ऐड कर दो आप, ठीक है। फिर पी के साथ डी लगाया, यानी ये एंजाइम हो गया। डी के साथ आपने क्या किया, ये बना लिया, ओके, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, ओके। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में सिर्फ इस प्रोडक्ट के साथ आपने डीहाइड्रोजिनेज ऐड कर दिया, यानी यहाँ पे डी ऐड कर दिया, ठीक है। उस एंजाइम की प्रेजेंस में आपने 1,3-बिप बना लिया, उससे 3 पीजी बनेगा, फिर 2 पीजी बनेगा, और फिर पीपी बनेगा। पीजी से याद रहेगा आपको, इसमें भी पीजी है, इसमें पीपी है, ठीक है, इसमें भी पीजी है, बाई है, लेकिन इसमें 1 बिप था ना, इसमें बिप, ठीक है। इसमें जो 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट है, ये फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में, पीजीके की प्रेजेंस में, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बना है, उसके साथ इन्होंने काइनेज ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डीहाइड्रोजिनेज ऐड कर दिया, यहाँ पे काइनेज ऐड कर दिया। सो यहाँ पे एल्डोलेज, एल्डोलेज डिहाइड्रोजिनेज काइनेज, याद रखना पड़ेगा आपको, एल्डोलेज डिहाइड्रोजिनेज काइनेज। प्रोडक्ट के साथ आप, अगर आपको प्रोडक्ट भी याद आ रहा है ना, तो उसके साथ आप याद कर लेना डी से कुछ था, डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना, आपको प्रोडक्ट याद है, 1,3-बिप बन गया था, तो बिप के साथ काइनेज था, यानी के ऐड कर दिया इसमें, फिर उसने क्या बनाया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया, ठीक है, एंड 2 फॉस्फोग्लिसरेट, और फिर एनोलेज की प्रेजेंस में देखो सारे जो एंजाइम है उनमें एज है, ए डिहाइड्रोजिनेज, एल्डोलेज, काइनेज, एनोलेज, ठीक है, हेक्सोकाइनेज, एज, सारे जो एंजाइम है एज है सब में। बस आपको अल्फ़ाबेट्स ध्यान होने चाहिए कि फ्रक्टोज के साथ एल्डोलेज था, ग्लिसरल्डिहाइड के साथ डिहाइड्रोजिनेज था, बिप के साथ काइनेज था, 2 फॉस्फोग्लिसरेट के साथ एनोलेज था, और फिर आपका फॉस्फोएनोल पायरुवेट बन जाएगा। और उसमें क्या होगा कि एडीपी से हमारा एनर्जी बन रही है, और पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में हमें क्या मिलेगा, पायरुवेट मिलेगा, ठीक है। तो पीपी जो है वो पी में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में, और प्लस एनर्जी मिलेगी हमें, 2 ATP मिलेंगे, ठीक है। सो पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में और एटीपी की प्रेजेंस में पायरुवेट बना, फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ, फिर पायरुवेट कीटो बना, यहाँ पे एनॉल बना, यहाँ पे कीटो बना, और फिर क्या बना, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में एल लैक्टेट बन गया। एल लैक्टेट का मतलब होता है जब आपका जो हाइड्रोजन का ग्रुप है वो कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है, ठीक है। सो इसे हम बोलेंगे एल लैक्टेट, लेवो लैक्टेट, ठीक है। सो आई होप आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो आप इसको रिवर्स करके देख लेना, ओके। सो हमने ये कंप्लीट कर लिया है, और अब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे ताकि आपको आराम से याद हो जाए और भी अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट, जस्ट अ सेकेंड। हमने पढ़ा था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की आइसोमराइजेशन होगी फ्रक्टोज, सॉरी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की G6P की F6P बन रहा था, ठीक है। और उसके बाद एंजाइम कौन सा था, फॉस्फोहेक्सोकाइनेज, PHI था, ठीक है, और मैग्नीशियम था, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये देखिए, PHI ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ओके। फिर है आपका यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोराइलेट हो रहा था, और उसमें F16 बिप बन रहा था, और एंजाइम कौन सा था, PFK।
दिस इज़ एन इरिवर्सिबल एंड रेगुलेटरी स्टेप इन ग्लाइकोलिसिस, तो आप इसको याद रखेंगे, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। इरिवर्सिबल स्टेप है और क्या है, रेगुलेटरी स्टेप है, सो यू विल रिमेंबर दिस। ओके, ये पढ़ लिया था। फिर आपका स्प्लिटिंग फेज स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बिप से बन रहा था डिप हमारा, और क्या बन रहा था, एल्डोलेज की प्रेजेंस में बन रहा था, ठीक है। तो हम याद करेंगे अपनी शॉर्ट फॉर्म से, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बिप स्प्लिट इनटू 3 कार्बन कंपाउंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, मैंने बताया था आपको, ठीक है। एंड डाई हाइड्रोक्सी डिप, ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डिप मीन्स डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। आप इसे डिप से याद रखेंगे, डाइप से नहीं, डिप से, ताकि आपको बिप और डिप जो है राइम वर्ड्स ज़्यादा याद रहते हैं। सो डिप से डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एंजाइम कौन सा है, एल्डोलेज है, ठीक है। यानी आपका बिप जो है फ्रक्टोज 1,6 बिप आपका चेंज हो रहा है किसमें, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट G3P। और मैंने आपको बोला था जब ये बनेगा तो आपकी 3 की लाइन शुरू हो जाएगी। ये वाली लाइन आपकी 6 वाले प्रोडक्ट्स की लाइन है, ये वाली लाइन आपके 3 वाले प्रोडक्ट्स की लाइन है। अब देखना यहाँ पे 3 1 3 3 3 2 ऐसे बनेंगे, ठीक है। तो अब मैंने कहा था आपको G3P जो है, G3P उसके साथ आप ऐड कर दो प्रोडक्ट के साथ डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो उसकी प्रेजेंस में जैसा प्रोडक्ट है बस उसके साथ डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम लगा दो, और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट हमारा क्या था, देखो, एंजाइम phosphoisoterase isomerase catalyze the reversible interconversion of glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate, and thus 2 molecule of glyceraldehyde 3 phosphate are obtained from 1 molecule of glucose। ये जो रिएक्शन है इसमें मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे ये बिप से डिप बनने के जो प्रोसेस हैं वो बता रहा है ये हमें कि भाई G3P बनाएगा और उससे क्या बन जाएगा, ये हमारा दोस्त जो है PHI, ये हेल्प कर देगा इसको ये बनाने में। और फिर हमने कहा था कि आप अगर इसके साथ डीहाइड्रोजिनेज ऐड कर देंगे प्रोडक्ट के साथ एंजाइम के तौर पे, तो वो क्या बना देगा, वो क्या बनाएगा, बिप बनाएगा। दोबारा से हमारा 13 वाला बिप शुरू हो गया है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 16 वाला बिप था, यहाँ पे हमारा 13 वाला, ये 3 वाली लाइन है, मैंने आपको बताया था। फिर हमारा यहाँ पे ये हमारा स्प्लिटिंग फेज है, स्प्लिट हो रहा है ना यहाँ पे, ये देखो दिस इज स्प्लिटिंग, ओके। फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो हमारा बिप है वो डिप में स्प्लिट हो रहा है, और एंजाइम कौन से हैं, एल्डोलेज एंड फोस्फोट्रायोज आइसोमरेज, ठीक है। अब हमारा स्प्लिटिंग फेज मैंने पढ़ लिया, ये दिस इज़ योर स्प्लिटिंग फेज। फिर है एनर्जी जनरेशन फेज। तो अब आपका एनर्जी जनरेशन फेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से 3 वाली लाइन से स्टार्ट हो रहा है आपका। तो मैंने आपको बताया था G3P में बस आप डिहाइड्रोजिनेज ऐड कर दो तो उसका बिप बन जाएगा, और बिप से फिर नीचे क्या बन रहा है, 3PG 2PG और आपका PP। सो एक बार देख लीजिए यहाँ पे बिप 3PG 2PG एंड PP, एंड फिर आपके फर्दर रिएक्शन से पायरुवेट एनर्जी हो जाएगी और फिर लैक्टेट, ठीक है। सो दिस इज़ योर एनर्जी जनरेशन फेज, ओके। तो इसमें क्या है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट्स ग्लिसरल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज, मैंने आपको बताया था वो कन्वर्ट करेगा G3P को बिप में 1,3 बाई फोस्फोग्लिसरेट। बिप का मतलब आप हमेशा याद रखना, बाई फोस्फोग्लिसरेट, आपको अपने आप ही याद आ जाएगा। अगर आपको इतना याद आ गया तो फिर बाकी भी याद आ ही जाएगा। अब इस स्टेप में जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ NADH प्लस H एंड अ हाई एनर्जी कंपाउंड 1,3 बिप, ठीक है। एंड आइडोएसिटेट एंड arsenate inhibit the enzyme glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase. In aerobic condition, NADH passes through the electron transport chain and 6 ATP are synthesized by oxidative phosphorylation. This is important step, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करते हैं इसको। ये भाई कह रहे हैं कि जो आपका ये G3P ये वाला एंजाइम है, ये इस वाले दोस्त को, ठीक है, ये एंजाइम इस वाले दोस्त को चेंज कर देगा बिप में, ठीक है। और ये कह रहा है यहाँ पे जो ये वाला रिएक्शन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे NADH प्लस हाइड्रोजन बन रहा है, ठीक है, और एक हाई एनर्जी कंपाउंड बन रहा है बिप,
ठीक है, बिपाशा बासु, काइंड ऑफ, आई मीन टू से पावरफुल से रिलेटेड, मैं काइंड ऑफ याद करने से मतलब होना चाहिए ना, ठीक है। फिर बिप्स जो आपकी बन रही है यहाँ पे, ये बिप्स आपको अब आगे प्रोडक्ट देगी, ठीक है। सो आयोडोएसिटेट और आयरनसेट जो है वो इनहिबिट करते हैं, वो दुश्मन हैं किसके, जैसे कि आपके हॉस्टल में आपके दो दुश्मन रहते हैं, ठीक है, आयोडोएसिटेट और आयरनसेट, वो इनहिबिट करते हैं आपकी परफॉर्मेंस को। सो वो इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जैसे कि आपके कोई दो निकम्मे दोस्त जो आपके दुश्मन हैं वो आपको इनहिबिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर है कि NADH जो है वो पास करता है ETC से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, और क्या देगा, कमाल की चीज़ देगा, ये हमें 6 ATP देगा, ठीक है। सो ये दोस्त हमारा बहुत ही कीमती दोस्त है। एक दोस्त, दो निकम्मे दोस्त भी हैं आपके और एक अच्छा दोस्त भी है जिसका नाम है NADH। वो आपको क्या देगा, ATP देगा। एक दोस्त आपको एनर्जी दे रहा है और एक दोस्त आपको ब्लॉक कर रहा है। सो जो दो निकम्मे दोस्त हैं आपके वो कौन है, आयोडोएसिटेट एंड आर्सेनेट, ठीक है, वो आपको इनहिबिट करते हैं। लेकिन आपका जो एक दोस्त है NADH जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो आपको 6 ATP यानी एनर्जी दे रहा है, ठीक है, जो सिंथेसाइज किससे होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब हम आगे के स्टेप पढ़ते हैं। जो एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एक्ट ऑन 1,3 बिप्स पे, ATP बन जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा, एंड दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन सिंस ATP सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सबस्ट्रेट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ETC, and phosphoglycerate kinase reaction is reversible, a rare example among the kinase reactions, very important step, okay। So अब हम क्या करेंगे, जो एंजाइम है, ठीक है, कौन सा एंजाइम है आपका, जो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है। अब मैंने आपको बताया था कि जो दोस्त थे आपके, कौन से दोस्त थे, कोई भी नहीं था, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर कन्फ्यूजन, ओके। सो जो बिप्स बना रहा था, अब हमने इस बिप्स के साथ काइनेज को ऐड कर दिया था। मैंने बोला था आपको एंड प्रोडक्ट के साथ आपको एंजाइम ऐड करना है, ठीक है, जैसे हमने इसके साथ डिहाइड्रोजिनेज ऐड किया था, ठीक है, और इसके साथ काइनेज। तो ये भाई साहब दोनों मिलके एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसे 3PG बोलते हैं। बस वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है, जो एक्ट करेगा बिप्स पे, तो क्या बनाएगा, ATP और 3 फॉस्फोग्लिसरेट यानी 3PG। आप इसको, ये लंबी लंबी लाइनें पढ़ो ही मत, आप अपने हिसाब से चलो, ठीक है। तो हमने क्या कहा था, जो काइनेज आपने ऐड कर दिया था वो भाई साहब एक्ट कर रहे हैं बिप्स पे, काइनेज एक्ट कर रहा है बिप पे और क्या बना रहा है, 3PG, फिर बन रहा है 2PG, फिर आपका PP बनेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देने की क्या ज़रूरत है कि इसमें एक बात बोली इन्होंने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, और इसमें ATP सिंथेसाइज हो रही है सबस्ट्रेट से बिना इन्वॉल्वमेंट के ETC के, और इसमें जो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज है, ठीक है, जो कि आपका एंजाइम है वो रिवर्सिबल है, और वो एक रेयर एग्जांपल है काइनेज रिएक्शन का। आई होप आपको याद रहेगा। सो हम इसको दोबारा डायग्राम में देखते हैं। तो दोबारा देखने में क्या मिल रहा है हमें, जो ये भाई साहब हैं ये कह रहे हैं ये बहुत ही चमत्कारी हैं। कैसे, क्योंकि ये हमें ATP दे रहे हैं, ठीक है, ये हमें 3PG दे रहे हैं, और ये काइनेज जो है इनके साथ मिलके ये रिएक्शन बना रहे हैं, और इसमें क्या है, सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन हो रही है, ठीक है, इसलिए गुड एग्जांपल है सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन का। और क्यों है गुड एग्जांपल, क्योंकि इसमें एनर्जी बन रही है आपकी, ठीक है। एंड इसने बोला कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अभी तक जो हमने रिएक्शन देखे वो कौन से थे, ये रिवर्सिबल थे। सो ये रिएक्शन आपका रिवर्सिबल है। कौन से वाला, ये वाला। जो 3PG बनेगा वो 2PG बनाएगा और PP बनेगा, और फर्दर पायरोवेट और पायरोवेट इनोल कीटो और फिर लैक्टेट, ठीक है। आई होप आपको कुछ कुछ तो याद हो गया होगा, ठीक है। फिर आपका 3PG आपका 2PG में कन्वर्ट होने वाला है, ओके। सो जस्ट सेकेंड, जो 3PG है आपका 2PG में कन्वर्ट हो गया, और किससे हुआ, म्यूटेज एंजाइम है जी, ठीक है। एंड ये एक आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। ऊपर वाला कौन सा था, फॉस्फोराइलेशन, एंड नीचे वाला
आइसोमराइजेशन। ओके, अब एक हाई एनर्जी कंपाउंड बनेगा फोस्फोइनोल पायरोवेट। ओके, पीपी, व्हाट इज दैट? पी फोस्फोइनोल पायरोवेट। तो ये जो पीपी बनेगा अब ये चेंज हो जाएगा किसमें? पायरोवेट में। इनोल पायरोवेट बना है ना, ठीक है। अ हाई एनर्जी कंपाउंड फोस्फोइनोल पायरोवेट इज जनरेटेड फ्रॉम 2PG। पीजी से बना है ना, ठीक है। जस्ट कंफ्यूजिंग है, जो शॉर्ट फॉर्म में मैं बता चुकी हूँ वही ये थियोरेटिकल ये है। आप इसको अपनी अब जो मैंने जिस हिसाब से आपको बताया उस हिसाब से भी आप इसको लिख सकते हैं। जो हाई एनर्जी कंपाउंड है फॉस्फोइनोल पायरोवेट वो जनरेट होगा 2PG से, ठीक है। दिस इज 2PG बाय द एंजाइम एनोलेज, ठीक है। जो एंजाइम है उसको मैग्नीशियम मैग्नीज चाहिए एंड इनहिबिटेड बाय फ्लोराइड। अब इसका दुश्मन कौन है? फ्लोराइड। ऊपर वाले का दुश्मन कौन था? हमारा ऊपर वाले के हमारे दुश्मन थे आयोडोएसीटेट, आर्सेनेट एंड एक और दुश्मन भी तो थे हमारे दुश्मन थे यहाँ पे ग्लूकोकाइनेज को कौन इनहिबिट कर देता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। सॉरी, हेक्सोकाइनेज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ब्लॉक कर देता है। ओके, और ग्लूकोकाइनेज कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लीवर में। और हमारा हेक्सोकाइनेज सारी टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं। सो अब आपका है यहाँ पे कि जो हाई लेवल कंपाउंड है वो बन रहा है हमारा फॉस्फोइनोल पायरोवेट। उसमें आपके एनोलेज एंजाइम यूज़ हो रहा है, मैग्नीशियम मैग्नीज, और इसका दुश्मन कौन है? फ्लोराइड। और फॉर ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन इन द लेबोरेटरी फ्लोराइड ऐड किया जाता है ब्लड में टू प्रिवेंट ग्लाइकोलिसिस बाय द सेल्स सो दैट ब्लड ग्लूकोज इज करेक्टली एस्टिमेटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। अब है कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टेट। दिस इज द रिएक्शन। इतना इजी सा रिएक्शन है आपका ये, और इनको इतना बड़ा पैराग्राफ में इन्होंने छाप दिया है। लेट्स स्टडी। ओके, तो फेट क्या है पायरुवेट का? पायरुवेट प्रोड्यूस्ड इन ग्लाइकोलिसिस डिपेंड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारा स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला हमारा क्या था? जी, जस्ट अ सेकेंड, GPl/2 ANAE। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, AE की जगह आप O लिख लो, यहाँ पे P के ऊपर O, क्या बनेगा? CO2 + H2O। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी यानी लैक्टेट बनेगा। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम क्या बनेगा? लैक्टेट बनाएंगे। सो लेट्स स्टडी। यही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि जो फेट क्या है, किस्मत क्या है पायरुवेट की। ग्लाइकोलिसिस डिपेंड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अंडर एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। O2 की एब्सेंस में पायरुवेट इज रिड्यूस्ड बाय NADH टू लैक्टेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। डिहाइड्रोजिनेज यानी उसमें डी से आप समझ सकते हैं कि वो हाइड्रोजन हटा देगा इसमें से, पायरुवेट में से, तो क्या बना देगा? L लैक्टेट बनाएगा, ठीक है। अब इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है? ऑक्सामेट। जो NADH है वो क्या करेगा? यूटिलाइज होता है स्टेप में, जो हमने रिएक्शन में कौन से में मिला था? यहाँ पे मिला था हमें, जस्ट अ सेकेंड। हमें NADH कहाँ मिला था? ये दोस्त हमें यहाँ मिले थे, जैसे आपको कहीं भी दोस्त मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ मिले, तो ये यूज़ कहाँ हो रहे हैं? ये यहाँ पे हो रहे हैं कि क्या बनाने में हेल्प कर रहे हैं? लैक्टेट, ठीक है। कौन सी रिएक्शन में बने थे? ये आपका कौन सा रिएक्शन था? ये आपका स्प्लिटिंग फेज था। इसमें आपका G3P से डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में आपका बिप्स बन रहा था और NADH बन रहा था। ओके, सो यही बात इन्होंने यहाँ पे बोली है कि ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट NADH इज यूटिलाइज्ड इन दिस स्टेप, जो हमने यहाँ बनाया था। जो फॉर्मेशन है लैक्टेट की वो रीजनरेशन कर देगा NADH+ का, जो रीयूज हो जाएगा G3P डिहाइड्रोजिनेज में, सो दैट ग्लाइकोलिसिस प्रोसीड्स इवन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू सप्लाई ATP। ओके, तो NAD+ जो है वो फर्दर रीयूज भी हो सकता है उसी स्टेप में जो मैंने अभी आपको दिखाया, स्प्लिटिंग फेज वाला स्टेप है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा? वो प्रोसीड कर सके इवन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू सप्लाई ATP। ओके, अब है अकरेंस ऑफ अनइंटरप्टेड ग्लाइकोलिसिस इज वेरी एसेंशियल इन स्केलेटल मसल ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज, ठीक है। तो आपको पता होगा जब आप एक्सरसाइज करने जाते हैं जिम में या कहीं भी,
तो वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का अनइंटरप्टेड ग्लाइकोलिसिस का होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिट हुई, कई बार आपने देखा होगा कि आपको सोरनेस हो जाती है मसल में ड्यू टू लैक्टेट, ठीक है। तो लेट्स सी कि वेर ऑक्सीजन सप्लाई इज़ वेरी लिमिटेड, यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होती है। ग्लाइकोलिसिस जो है एरिथ्रोसाइट्स में लैक्टेट प्रोडक्शन करता है, सिंस माइटोकॉन्ड्रिया जो सेंटर है एरोबिक ऑक्सीडेशन का वो एब्सेंट है, ठीक है। ब्रेन, रेटिना, स्किन, रीनल मेडुला, जीआईटी, मोस्ट ऑफ देयर एनर्जी फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। सो जो आपकी स्केलेटल मसल है वहाँ पे स्ट्रेनस एक्सरसाइज के थ्रू जब आप करते हैं तो वहाँ पे अनइंटरप्टेड ग्लाइकोलिसिस होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कम रहती है। ग्लाइकोलिसिस जो इरेथ्रोसाइट्स में होती है आरबीसी में, उससे लैक्टेट की प्रोडक्शन करता है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे एरोबिक ऑक्सीडेशन एब्सेंट होती है। तो ब्रेन, रेटिना, रीनल मेडुला, ठीक है, जीआईटी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, ग्लाइकोलिसिस से लेते हैं। अब लैक्टिक एसिडोसिस हम पढ़ेंगे। एसिडोसिस से ये आपको नहीं लग रहा कि एसिड की बात होने वाली है? तो लैक्टिक एसिड इज 3 कार्बन हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है, 3 कार्बन हाइड्रोक्सी एसिड। अभी हम देख लेते हैं, ये देखो 3 कार्बन हाइड्रोक्सी एसिड, देखो 3 कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोक्सी एसिड है, ठीक है, OH है, COO नेगेटिव है, ठीक है। सो तो क्या कह रहा है, एलिवेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन सर्कुलेशन, ठीक है, मे अकर ड्यू टू इस इंक्रीज प्रोडक्शन और डिक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ माइल्ड फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस, नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। तो जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मैंने आपको कहा था कि जब लैक्टेट की एक्यूमुलेशन हो जाती है तो आपको सोरनेस फील होती है आपके मसल्स में, ठीक है। तो वो यही बात बोल रहे हैं कि जब आपकी ब्लड में लैक्टिक एसिड जो है वो नॉर्मल जो होता है आपका 4 to 15 mg/dl होता है, ठीक है। सो माइल्ड फॉर्म्स जो है लैक्टिक एसिडोसिस के वो एसोसिएट हो जाते हैं शॉक के दौरान, रेस्पिरेटरी डिजीज़ के दौरान, कैंसर, डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी, वॉन ग्रीक डिजीज़, स्ट्रेनस एक्सरसाइज, ओके। तो लैक्टिक एसिड जब एक्यूमुलेट हो जाता है स्केलेटल मसल में तो आपको सोरनेस फील होती है। जो सीवियर फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिडोसिस है वो कहाँ देखी गई है, जब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में कोलैप्स होता है, विच इज़ एनकाउंटर्ड इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, पल्मोनरी एबोलिज्म, अनकंट्रोल्ड हेमरेज एंड सीवियर शॉक, ठीक है। तो ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाना लैक्टिक एसिड के एकदम से, ठीक है, हायर एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन योर मसल्स या बॉडी, वो किस किस फॉर्म में होता है ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। फिर है आपका, इसमें क्या होता है लैक्टिक एसिडोसिस में कि हमने पढ़ा था कि लैक्टेट जब बनता है तो किसकी फॉर्मेशन में बनता है, सॉरी किसकी एब्सेंस में बनता है, ऑक्सीजन की। यानी कि जो आपकी ये चीज़ें हो रही हैं, हार्ट अटैक, एम्बोलिज्म, हेमरेज, शॉक, जो आपको ये लग रहा है किसकी प्रेजेंस में, लैक्टेट। लेकिन वहाँ पे क्या नहीं है, जो ये हो रहा है ऑक्सीजन नहीं है। जब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तब लैक्टेट की एक्यूमुलेशन हो रही है, ठीक है, एटीपी की रिडक्शन हो रही है, ठीक है, ओके। तो सेल्स को किसी न किसी तरह सरवाइव करना है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो क्या करते हैं, विच मे लीड टू डेथ, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन डेप्थ है उसे कहते हैं एक्सेस अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू रिकवर, ठीक है। So in clinical practice, measurement of plasma lactic acid is also usual to know about oxygen depth and monitor the patient's recovery. Okay. अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस। अब हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस। तो डिटेल्स जो हैं इसकी 13.1 टेबल में दी हुई हैं, ठीक है। एनारोबिक कंडीशन में 2 एटीपी बनते हैं और एरोबिक में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है 8 या 6 एटीपी बनते हैं, शटल पाथवे पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब ग्लाइकोलिसिस हो रही होती है ग्लाइकोजन से तो 1 एटीपी जनरेट होता है, ठीक है। तो एनारोबिक में जब ऑक्सीजन नहीं है तो सिर्फ 2 एटीपी बनेंगे, अगर ऑक्सीजन है 8 या 6 एटीपी बनेंगे। ग्लाइकोलिसिस हो रही है ग्लाइकोजन से तो 1 एटीपी बनेगा, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज नो एटीपी इज़ कंज्यूम्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है।
तो ग्लाइकोजन डायरेक्टली बन जाता है, ग्लाइकोजन डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज 1-फॉस्फेट विच फॉर्म्स ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। दस इन एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस 3 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम ग्लाइकोजन। ठीक है, तो जब ग्लाइकोलिसिस हो रही है ग्लाइकोजन से तो एक एटीपी बन रहा है, लेकिन कोई एटीपी कंज्यूम नहीं हो रहा। जब आपका फर्स्ट स्टेप था ना जो ग्लाइकोलिसिस का, जब हम ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना रहे थे, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज 1-फॉस्फेट बनाता है जो फिर 6-फॉस्फेट बना देता है। ठीक है, लेकिन एनारोबिक में जो ग्लाइकोलिसिस होती है वहाँ पे 3 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोजन से। ठीक है, नाउ अब ग्लाइकोलिसिस एंड शटल पाथवे इन प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑक्सीजन। जो NADH प्रोड्यूस हुआ ग्लाइकोलिसिस में वो पार्टिसिपेट करता है शटल पाथवे में। ओके, तो आप बस यहाँ पे इतना याद रखना कि जब माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे NADH जो है वो प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलिसिस में और वो पार्टिसिपेट करता है शटल पाथवे में। ओके, फिर है आपका कि सिंथेसिस में भी ये आपका हेल्प करता है ATP में। ओके, सो सिस्टोलिक NADH जो है वो मेलेट एस्पिरेट शटल यूज़ करता है, सिस्टोलिक NADH। और जो आपका NADH ग्लाइकोलिसिस में बनता है वो शटल पाथवे में पार्टिसिपेट करता है ATP बनाने के लिए। तो NADH जो शटल पाथवे में पार्टिसिपेट करता है वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है। जो सिस्टोलिक की प्रेजेंस में है वो मेलेट एस्पिरेट शटल यूज़ करता है और उसमें 3 ATP बनते हैं फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ NADH। ठीक है, तो आपके 2 NADH की बात हो रही है यहाँ पे, एक माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP बना रहा है शटल पाथवे की हेल्प से, एक NADH आपका क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है मेलेट एस्पिरेट शटल मैस। ठीक है, सो हर NADH से 3 ATP बन रहे हैं। ओके, सो दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल दैट प्रोड्यूसेस ओनली 2 ATP, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। ओके, फिर है आपका कैंसर एंड ग्लाइकोलिसिस। कैंसर सेल्स डिस्प्ले इंक्रीज्ड अपटेक ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लाइकोलिसिस। कैंसर के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि वो उसमें ग्लूकोज और ग्लाइकोलिसिस अपटेक ज़्यादा था, क्यों, क्योंकि ट्यूमर को ग्रो होता रहता तो उसको एनर्जी भी तो ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ट्यूमर्स ग्रो रैपिडली, ब्लड वेसल्स आर अनेबल टू सप्लाई एडिक्वेट ऑक्सीजन। इतना बढ़ता जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन होती जा रही है सेल्स की, तो ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि अनेबल टू सप्लाई एडिक्वेट ऑक्सीजन एंड अ कंडीशन हाइपोक्सिया एग्जिस्ट ड्यू टू दिस एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस प्रीडोमिनेंटली अकर्स टू सप्लाई एनर्जी। ठीक है, लैक्टेट वाली। द कैंसर सेल गेट अडेप्टेड टू हाइपोक्सिक ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, एंड थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नेमली हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर HIF। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना आप। ठीक है, सो HIF इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिटिक एंजाइम एंड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, जो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स से हमने पढ़ा था ना, GLUT1 GLUT4 आपके काइनेज, एल्डोलेज, PHI। ठीक है, विदाउट प्रॉपर वेस्कुलराइजेशन। जो वन ऑफ द मोडेलिटीज़ है कैंसर ट्रीटमेंट की इज़ टू यूज़ ड्रग्स दैट कैन इनहिबिट वेस्कुलराइजेशन ऑफ ट्यूमर्स। ठीक है, अब हम ये टेबल देख लेते हैं क्योंकि ये टेबल इम्पोर्टेंट है। इस टेबल में क्या है, आपका जो ग्लाइकोलिसिस हो रहा है उसमें आपके ATP 6 बन रहे हैं, हमने यहाँ पर पढ़ा था एरोबिक कंडीशन में। ठीक है, तो G3PH ये एंजाइम था। ठीक है, तो एंजाइम मेथड ऑफ ATP सिंथेसिस, इस एंजाइम की प्रेजेंस में 6 ATP बन रहे हैं। काइनेज की प्रेजेंस में 2 ATP बन रहे हैं। ठीक है, पायरुवेट काइनेज के सबस्ट्रेट लेवल पे 2 ATP बन रहे हैं। 2 ATP कंज्यूम हो रहे हैं कब, जब हेक्सोकाइनेज के द्वारा और जब फ्रक्टोकाइनेज एक्ट करते हैं तो -2 ATP। ठीक है, तो नेट ATP कितने हुए एरोबिक कंडीशन में 8, और जब हमारा फॉस्फोडीहाइड्रोजिनेज जो है वहाँ पे 6 भी बना रहा है जब 2 NADH और ETC साइकिल और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रही है। ठीक है, सिट्रिक एसिड का भी हमने पढ़ा नहीं है तो हम इसका बाद में डिस्कस करेंगे। अब मैं बताती हूँ आपको ये ATP कहाँ कहाँ बन रहे हैं। ठीक है,
लेट्स स्टार्ट। ये देखो, यहाँ पे वो बोल रहा है कि यहाँ पे आपके 6 एटीपी बन रहे हैं, ठीक है, इस वाले पार्ट में, ठीक है। और यहाँ पे वो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज पे भी वो 2 एटीपी बता रहा है हमें, यानी यहाँ भी 2 एटीपी बन रहे हैं। लुक एट दिस, ठीक है, यहाँ 6, यहाँ 2। और फिर आपको ये भी बोल रहा है कि आपके 2 एटीपी कंज्यूम भी हो रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे आपके 2 एटीपी कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे फ्रक्टोकाइनेज पे, और यहाँ पे 6 बन रहे हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 बन रहे हैं, यहाँ पे 2 बन रहे हैं, हो गए 8, और यहाँ पे 2 कंज्यूम हो रहे हैं, यानी 8 माइनस 2 यानी 6, ठीक है। और 2 और बन रहे थे, लेट्स चेक इट आउट। 2 और कहाँ बनाए इसने, काइनेज पे बनाए, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में, ओके। और पायरुवेट काइनेज पे भी इसने 2 बनाए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। कैंसर सेल्स का हमने पढ़ लिया, इरिवर्सिबल स्टेप्स हमने देखने हैं। तो इरिवर्सिबल स्टेप कितने थे, एक रिवर्सिबल था और 2 इरिवर्सिबल थे। तो इरिवर्सिबल कहाँ थे, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर रिवर्सिबल, लेकिन जो 3 स्टेप थे, जो हेक्सोकाइनेज कर रहा था, फ्रक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट, वो इरिवर्सिबल है। तो अब हम इसे टेबल में चेक करते हैं। तो हेक्सोकाइनेज, फ्रक्टोकाइनेज और पायरुवेट काइनेज। सो हेक्सोकाइनेज, फ्रक्टोकाइनेज एंड पायरुवेट काइनेज, ये तीन जो स्टेप हैं ये इरिवर्सिबल हैं। और यहाँ पे एक स्टेप रिवर्सिबल था, यहाँ पे हमने देखा था। लेकिन ये कह रहा है ग्लाइकोलिसिस में जो स्टेप है वो सारे रिवर्सिबल ही हैं एक्सेप्ट दीज। कौन से दीज, ये हेक्सोकाइनेज, फ्रक्टोकाइनेज और ये वाला, ये 3 आप लिंक कर लेना, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। सो 3 स्टेजेस मेनली रेगुलेट ग्लाइकोलिसिस, और यही 3 स्टेजेस जो हैं वो ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करती हैं। जो रिवर्सिबल है ग्लाइकोलिसिस का, विद ऑल्टरनेट अरेंजमेंट मेड एट 3 रिवर्सिबल स्टेप्स लीड टू सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम पायरुवेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। फिर है रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस, 3 एंजाइम हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, पायरुवेट काइनेज जो है कैटेलाइज करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को, ये हमने अभी अभी देखा, ठीक है। हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट कर सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दे आर रिपीटिंग दिस सेंटेंसेस। दिस एंजाइम प्रिवेंट द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ड्यू टू प्रोडक्ट इनहिबिशन। ग्लूकोकाइनेज को वो इनहिबिट नहीं करता स्पेसिफिकली, विच फॉस्फोराइलेट ग्लूकोज इज एन इंड्यूसिबल एंजाइम है ये, ठीक है। जो सबस्ट्रेट ग्लूकोज जो है वो उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है इंसुलिन की, इंड्यूसेस ग्लूकोकाइनेज। सो द सबस्ट्रेट ग्लूकोज प्रोबेबली थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंसुलिन इंड्यूस ग्लूकोकाइनेज। फिर फ्रक्टोकाइनेज की बात कर रहे हैं कि इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटिंग एंजाइम है। क्यों, क्योंकि ये एंजाइम कैटेलाइज करता है रेट लिमिटिंग कमिटेड स्टेप। PFK is allosteric enzyme regulated by allosteric effectors. ATP, citrate, hydrogen ion, low pH, most important allosteric inhibitors. When fructose 2,6 biphosphate, whereas 2,6 biphosphate, ADP, AMP and PI are allosteric activators. हम देखिए एक बार इसको रिएक्शन में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तो इसने कुछ खास कहने की कोशिश नहीं की है एक्चुअली। सो लेट्स सी अगेन। या सो तो इस वाले पार्ट को ये इम्पोर्टेंट बता रहा है क्योंकि ये रेट लिमिटिंग कमिटेड स्टेप है। यहाँ पे एलोस्टेरिक एनर्जी रेगुलेटेड बाय एलोस्टेरिक इफेक्टर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, ATP, सिट्रेट एंड हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स जो हैं, ठीक है, कौन है, ATP, सिट्रेट एंड हाइड्रोजन आयन, ओके। फिर आपका फ्रक्टोज बिप्स में बात कर रहा है, ADP, AMP एंड फॉस्फेट आर एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स। रोल ऑफ फ्रक्टोज बिप्स की बात कर रहा है ये ग्लाइकोलिसिस में जो बना था, उसके बाद हमारा स्प्लिटिंग स्टेप आया था। सो फ्रक्टोज 2,6 बाइफॉस्फेट, ओके,
तो इसमें क्या कह रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी फैक्टर है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी फैक्टर है, एक्टिवेटर है, ये कंट्रोल करता है पीएफके को, ठीक है, और अल्टीमेटली ग्लाइकोलिसिस इन द लीवर। तो ये है आपका फ्रक्टोज 2,6 बाईफॉस्फेट, ठीक है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को क्या करेगा, फॉस्फेट की प्रेजेंस में ये बना रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में, ठीक है, एटीपी एडीपी की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 2,6 बाईफॉस्फेट, ठीक है। सो कंट्रोलिंग पीएफ के फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज को कंट्रोल कर रहा है ये, ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस कर रहा है लीवर में। तो फ्रक्टोज 2,6 बाईफॉस्फेट जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है फ्रॉम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से, ठीक है। सो इससे ये बन रहा है और ये इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ओके। सो जो फ्रक्टोज 2,6 बाईफॉस्फेट है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट में, ओके। सो ये क्या कह रहे हैं कि जो आपका ग्लाइकोलिसिस हो रही थी लीवर में, ठीक है, तो ये F26BP सिंथेसाइज होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से, ठीक है, ये बोला इसने। अब दूसरी बात ये क्या बोल रहे हैं कि जो आपका सिंथेसाइज हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से, जो एंजाइम है वो क्या है, PFK कॉल्ड PFK2 या PFK1 जो है वो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम है, और जो F2B6BP है वो हाइड्रोलाइज कैसे होगा, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट से होगा, ठीक है। The function and synthesis the function of synthesis and degradation of F26BP is brought out by a single enzyme, ठीक है, तो which is referred to as bifunctional enzyme. In fact the combined name of first PFK2 एंड ये F26 बिस जो हम कह रहे थे वो रेफर करेगा सिंथेसिस ऑफ एंड डिग्रेडेशन ऑफ F26BP, ठीक है। तो ये यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि एक तो F26BP है और एक आपका 2,6 बिसफॉस्फेट है, ठीक है, F26BP। बात तो सेम ही है लेकिन यहाँ पे ये कैपिटल लेटर में है और ये स्मॉल लेटर में है, ठीक है। तो इसने बोला कि जो कंबाइंड नेम है PFK2 का और फ्रक्टोज 2,6 बिस्प का वो यूज़ किया जाता है टू रेफर द एंजाइम दैट सिंथेसाइजेज एंड डिग्रेडेस, ये वाला एंजाइम, ठीक है। तो जो एक्टिविटी है PFK2 की और ये इस वाले एंजाइम की, वो कंट्रोल कौन करता है, कोवेलेंट मॉडिफिकेशन विच इन टर्न इज रेगुलेटेड बाय साइक्लिक AMP, जो सेकंड मैसेंजर है फॉर सर्टेन हार्मोन। साइक्लिक AMP क्या करता है, डीफॉस्फोराइलेशन कर देता है बाई फंक्शनल एंजाइम की, जिसकी वजह से इनएक्टिवेशन हो जाती है एक्टिव साइट पे जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सिंथेसिस ऑफ ये वाला एंजाइम, बट द एक्टिवेशन ऑफ एक्टिव साइट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस। तो क्या है, क्या कहना चाह रहा है ये कि जो साइक्लिक AMP है वो उसकी वो डीफॉस्फोराइलेशन कर रहा है, ठीक है, ये हमारा बाई फंक्शनल एंजाइम है, जिससे जो इसकी एक्टिव साइट है जो वो क्या हो जाती है, इनएक्टिवेट हो जाती है। ये वाली एक्टिव साइट है, मान लो ये इनएक्टिवेट हो गई, ठीक है, तो क्या बन गया हमारा, ये बन गया। लेकिन अगर एक्टिवेशन हो जाए एक्टिव साइट की तो हमारा इसी की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें रोल किसका है, इसका, ठीक है। ये क्या करेगा, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ बाई फंक्शनल एंजाइम और उसकी एक्टिव साइट इनएक्टिवेट कर दी, ठीक है। इनएक्टिवेट करने से हमारा ये F26BP बन रहा है और अगर एक्टिव साइट एक्टिव हो रही है तो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है। फिर है पायरुवेट काइनेज जो रेगुलेट करता है ग्लाइकोलिसिस को। एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय ATP एंड एक्टिवेटेड बाय F16BP। पायरुवेट काइनेज जो एक एक्टिव एंजाइम है इन डी इज एक्टिव इन डीफॉस्फोराइलेशन स्टेट एंड इनएक्टिव इन फॉस्फोराइलेटेड स्टेट, ठीक है। तो आपकी जो डीफॉस्फोराइलेटेड स्टेट है जो, उसमें क्या है, ये पायरुवेट काइनेज एक्टिव है और इनएक्टिव किस में है, फॉस्फो वाली में। अगर फॉस्फेट प्रेजेंट है तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, कौन सा, PK। अगर PK जो है अगर वो एक्टिव है तो वहाँ पे जो ये
फॉस्फेट है आपका डीफॉस्फोराइलेशन स्टेट आ जाएगी, ठीक है। जस्ट पी के एक्टिव इनएक्टिव, ठीक है। तो इनएक्टिव में फॉस्फोराइलेटेड स्टेट, ठीक है। और इसको कौन करता है? CAMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, ठीक है। और अगर आपका पायरुवेट काइनेज एक्टिव है, ठीक है, तो वहाँ पे डी फॉस्फोराइलेशन, और इनएक्टिव है तो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और एंजाइम कौन सा है? CAMP प्रोटीन काइनेज। हार्मोन ग्लूकोजन इनहिबिट्स हेपेटिक ग्लाइकोलिसिस बाय दिस मैकेनिज्म, ओके। सो हमने अभी पढ़ा कि जो आपका प्रोटीन काइनेज है, ठीक है, तो उसने क्या बोला कि जो आपका हार्मोन है ग्लूकागोन इनहिबिट हेपेटिक ग्लाइकोलिसिस बाय दिस मैकेनिज्म। ग्लूकागोन इनहिबिटेड प्रोटीन काइनेज, ठीक है। तो ये आपका पायरुवेट काइनेज है। पायरुवेट काइनेज इनएक्टिव, पायरुवेट काइनेज इनएक्टिव स्टेट में, ठीक है। तो इनएक्टिव स्टेट में क्या हो रहा था? उसका डीफॉस्फोराइलेशन हो रही थी, ठीक है। तो ये, और पायरुवेट अगर एक्टिव है तो उसकी फॉस्फोराइलेशन हो रही थी। सो अगर ये एक्टिव है तो डीफॉस्फो, और इनएक्टिव है तो फॉस्फो। तो इनएक्टिव में फॉस्फो, और अगर एक्टिव है तो डीफॉस्फो। और ग्लूकागोन क्या करेगा? इनहिबिट करेगा किसको? हेपेटिक ग्लाइकोलिसिस को, ठीक है, इस मैकेनिज्म से। सो इनएक्टिव में हमारा क्या है? फॉस्फो, ओके। और एक्टिव में डीफॉस्फो। एक्टिव में डीफॉस्फो, ADP की शॉर्ट फॉर्म, और इनएक्टिव में फॉस्फो। सो ये इनएक्टिव है तो यहाँ पे फॉस्फो आ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे एक्टिव है तो डीफॉस्फो, यहाँ पे पायरुवेट निकल गया, ठीक है। और ग्लूकागोन क्या करेगा? इनहिबिट करेगा हेपेटिक ग्लाइकोलिसिस को, ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे अगली बार, जो ये बाकी बचा हुआ है ना लेफ़्ट ओवर पार्ट हमारा TCA साइकिल, एंड बाकी जो चैप्टर बचा हुआ है हम वो कल करेंगे, ओके। सो कितने पेजेस रह गए? 1 2 3 पेजेस, एंड आपका TCA साइकिल कल होगा, ठीक है। ये कल कंप्लीट कर देंगे ये वाला पार्ट। उसके बाद हम ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म करेंगे, ये वाला पोर्शन करेंगे। 3-4 लेक्चर्स में आपका ये वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ओके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। आई होप आपको कुछ तो याद हुआ होगा इसमें, ओके। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आपको एनी सजेशन यू वांट टू गिव, यू कैन सजेस्ट मी, ओके, कि मुझे और बेटर तरीके से पढ़ाना चाहिए। एनी सजेशन यू वांट टू गिव, ओके, यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ओके। थैंक यू।